हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है असर रिपोर्ट 2021, जो कि प्रथम फाउंडेशन द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ये जो है ये आपके सिलेबस में मेंशन कहाँ है, ये हम इस रिपोर्ट को क्यों देख रहे हैं, तो हम अभी टॉपिक कर रहे हैं शिक्षा की गुणवत्ता, क्वालिटी इन एजुकेशन। उसके अंतर्गत हमने डेलॉस कमीशन रिपोर्ट को देखा कि किस तरह से डेलॉस कमीशन ने कौन से 4 पिलर्स को बताया है एजुकेशन के क्षेत्र में। साथ में उसी के अंतर्गत यदि डेटा बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि क्वालिटी इन एजुकेशन क्या है, इंडिया में स्तर क्या है डेटा प्रेजेंट का, किस तरह से कितने एनरोलमेंट हैं और कितना क्या है, तो इस तरह से डेटा बेस्ड यदि क्वेश्चन आता है तो उसके लिए एक जो प्रामाणिक सोर्स माना जाता है वो है असर रिपोर्ट, जो कि प्रथम फाउंडेशन द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम असर रिपोर्ट को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक ब्रीफ बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये क्या है असर रिपोर्ट और क्या है ये प्रथम फाउंडेशन, जो कि इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है और जो कि एक प्रामाणिक सोर्स माना जाता है शिक्षा के लिए। तो हम इसका उद्भव देखते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है। तो 1996 की बात है। 1996 की बात है जब एक गैर सरकारी संस्था जिसका नाम है प्रथम ठीक है, ये एक एनजीओ है, गैर सरकारी संस्था है। ये 1996 में ये मुंबई के अर्बन स्लम्स में और रूरल एरियाज़ में जा कर के बच्चों को पढ़ाने का कार्य करती थी। छोटा 4-5 लोगों का एक ग्रुप था। ये प्रथम में नाम है, एक संस्था का नाम है, 4-5 लोगों का ग्रुप था। ये जा कर के वहाँ के जो अर्बन स्लम्स एरिया होते हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ जा कर के छोटे बच्चों को पढ़ाया करते थे। पढ़ाने के बाद इनके पास तो कोई वो नहीं था कि जाकर अब टेस्ट कंडक्ट करवाएं या कुछ करवाएं, तो ये क्या करते थे, उन बच्चों में सर्वे कंडक्ट करते थे कि हमने जो पढ़ाया है क्या ये बच्चों को समझ में आया है, क्या ये बच्चे बुक दिया करते थे और पूछते थे क्या ये सिंपल टेक्स्ट को रीड कर पा रहे हैं, क्या कि बच्चों को क्या पढ़ना आ रहा है, क्या सिंपल टेक्स्ट रीड कर पाते हैं, क्या वो जोड़ना घटाना गुणा भाग जानते हैं क्या। बस इतना ही पूछते थे, वो पढ़ने के लिए देते थे और सिंपल कैलकुलेशंस देते थे बच्चों को। यदि वो कर पाते थे तो इनका मानना था कि ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता सही है, हमने जो पढ़ाया है इनको समझ में आया है। छोटे बच्चों को ही पढ़ाते थे और छोटे बच्चों में ही जानकारी प्राप्त करते थे कि इनको समझ में आया है कि नहीं। इस तरह से ये संस्था ग्रो करती गई। 1996 से ये संस्था ने ग्रो करना स्टार्ट हुआ है मुंबई से। मुंबई के बाद में ये धीरे धीरे सभी राज्यों में इनके सेंटर जो है एस्टैब्लिश हो गए। जब सेंटर एस्टैब्लिश हो गए और इस तरह से ये सर्वे कंडक्ट करते थे और एक अपने पास में एक रिपोर्ट रखते थे, ये सर्वे कंडक्ट करते थे और अपने ही पास में रखते थे कि इस तरह से शिक्षा का भारत देश में जो है अलग अलग राज्यों में ये स्तर है। फिर 2004 में जो है अब बड़ा हो गया है, कोई सा भी जो भी संस्था है धीरे धीरे जब पूरे राज्य में उसकी संस्था छोटे छोटे सेंटर स्टैब्लिश हो चुके हैं तब वो डेफिनेटली अब तो बड़ा तो हो ही गया है इतने सालों में। तो 2004 में इस संस्था ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। किस नाम से रिपोर्ट पब्लिश की? असर नाम से रिपोर्ट पब्लिश की, जिसका नाम है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। क्या नाम है? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। इस नाम से इस प्रथम एनजीओ ने ये रिपोर्ट को पब्लिश किया और ये रिपोर्ट केवल एक राज्य या एक जिले के लिए इन्होंने नहीं किया था, इन्होंने नेशन वाइड पब्लिश किया। कहाँ के लिए? नेशन वाइड, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए, हमारे भारत देश के लिए, सभी राज्यों को मिला करके सभी के लिए ये पब्लिश किया था। क्यों? क्योंकि ये खुद सर्वे कंडक्ट करते थे, अपने ही डेटा पे विश्वास करते थे, खुद देखते थे कि बच्चे पढ़ पाते, दूसरों को बोलने पे नहीं जाते थे। दूसरे यदि बोल दिए कि हाँ हाँ हमारा बच्चा पढ़ लिया, हो गया, ऐसा वाला नहीं था। ये खुद देते थे, खुद देखते थे कि कर पाते हैं बच्चे या नहीं कर पाते। इस तरह से 2004 से असर रिपोर्ट जो है हमारे देश में पब्लिश होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है? 2004 से स्टार्ट हुआ।
अब जो है इस बार जो है 2021 में ये जो इनकी रिपोर्ट आई है वो पेंडेमिक के बाद में, ये जो कोरोना के बाद में जो है इनकी रिपोर्ट आई थी, 2020 में आई थी, 2020 के बाद में अब जो रिपोर्ट आई है नवंबर 2021 में आई है। और ये रिपोर्ट इनकी 16th रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है? 16th रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या बताया है कि महामारी के बाद में, ये कोरोना के बाद में, पेंडेमिक के बाद में शिक्षा का स्तर हमारे देश में क्या रहा है। तो हमको क्या देखना है? 2021 का डेटा देखना है कि एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है, इस रिपोर्ट को अब हम देखने जा रहे हैं। देखते हैं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर सर्वे, क्या इन्होंने पाया है। तो क्या है ये जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये प्रथम फाउंडेशन द्वारा रिलीज़ किया जाता है, जो कि हमारे देश का एक ओल्डेस्ट सर्वे है अपने प्रकार का। सबसे पुराना ये एक सर्वेक्षण है, अपनी तरह का एक सबसे पुराना सर्वेक्षण है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया 1996 से स्टार्ट हुआ है, ये प्रथम फाउंडेशन एस्टैब्लिश हुआ। 2004 से इसने नेशन वाइड पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद में ये करता क्या है, तो इसमें ये बताया गया है कि ये क्या करता है कि इसके रेंज क्या होते हैं, ये देखता क्या है। तो ये फाउंडेशनल लर्निंग पे ध्यान देते हैं, जो आधारभूत शिक्षा है उनके स्तरों पर ध्यान देते हैं एट द एलिमेंट्री लेवल। कौन से स्तर पर? प्रारंभिक स्तर पर आधारभूत शिक्षा की ओर में इनका ध्यान रहता है। जैसा कि मैंने बताया, छोटे बच्चों को पढ़ाते थे, फिर उनसे पूछते थे आप पढ़ पाते हो क्या, आप गुणा भाग ये सब कर पाते हो क्या। तो ये क्या ध्यान दिए? आधारभूत शिक्षा। क्योंकि यदि बेसिक चीज़ इंसान को पढ़ना नहीं आया, यदि छोटे छोटे कैलकुलेशन करना नहीं आया, तो वो क्या पढ़ रहा है फिर। ठीक है, तो ये वही करते थे। इस क्रम में ये जो प्रथम फाउंडेशन है और जो ये असर रिपोर्ट को पब्लिश करता है, तो वो कौन से जनगणना के आधार पर करता है? तो 2011 सेंसस 2011 को कंसिडर करके करता है। ठीक है, ये यदि एग्ज़ाम में आया कि ये कौन सी सेंसस के बेसिस पे ये अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है, तो सेंसस 2011, क्योंकि 2021 वाला तो अभी आया नहीं है। यदि आ जाता तो देखा जाता, लेकिन उससे पहले ही इसने अपनी रिपोर्ट को पब्लिश किया है। तो इसने क्या माना है, क्या आधार क्या बनाया है? जनगणना जो 2011 में हुई थी उसको अपना आधार बना करके इसने ये रिपोर्ट को पब्लिश किया है। ठीक है, जो कि क्या है, एक इम्पॉर्टेंट नेशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। किसके विषय में? तो चिल्ड्रंस के फाउंडेशनल स्किल्स के विषय में। क्या है ये? 2011 की जनगणना का उपयोग करता है और देश भर में क्या करता है? मूलभूत कौशल के बारे में जानकारी का यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्रोत है। समझ में आ रहा है? जैसा कि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है, तो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, आई थिंक सो, है ना। आगे देखते हैं हम। क्या हुआ था कि 2018 में जो इसने सर्वे किया था, 2018 में जो इसने सर्वे किया था, तो उसने कंसिडर किसको किया था? तो 3 से लेकर के 16 वर्ष के बच्चों को। किसको? 3 से 16 वर्ष के बच्चों को इंक्लूड किया अपने सर्वे में। लेकिन उसमें से जो 5 से लेकर के 16 वर्ष के बच्चे हैं, उनमें ये इसने क्या देखा कि इनको फाउंडेशनल रीडिंग आती है क्या, इनको अरिथमेटिक एबिलिटीज़ है क्या इनमें। समझ रहे हैं? ये कंसिडर यानी कि बुलाए बहुत बच्चों को, आप ऐसे समझ सकते हैं कि 3 से लेकर के 16 वर्ष के बच्चों में ये सर्वे कर रहे थे। लेकिन क्या वो 3 साल के बच्चों से भी पूछ रहे थे क्या कि तुमको पढ़ना आता है? नहीं, उनसे नहीं पूछ रहे थे। तो किससे पूछ रहे थे? ये इनमें से 5 से लेकर के जो 16 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे थे, उनमें ये जानकारी उपलब्ध पाना चाहते थे कि इनको मूलभूत, क्या इनको पढ़ना आता है क्या इनके पास अंकगणितीय क्षमताएं हैं क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिंपल टेक्स्ट देते हैं और बोलते हैं पढ़िए। ये फिर पूछते हैं क्या आपको प्लस माइनस इनटू सब्सट्रैक्शन ये सब आता है क्या, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आता है क्या, बस इतना ही ये जानना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये कब की बात है? ये 2018 की बात है। ठीक है, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या है, 2019 में इस असर रिपोर्ट जब पब्लिश हुआ था, तो उसमें क्या किया गया था? रिपोर्टेड ऑन द प्री स्कूलिंग और स्कूलिंग स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 4 to 8 ईयर्स।
अब जब 2019 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को पब्लिश किया तो इन्होंने किस आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया? तो इन्होंने 4 से लेकर के 8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया। कहाँ पे किया? तो देश के 26 ग्रामीण जिलों में, देश के 26 ग्रामीण जिलों में, ठीक है, देश के 26 ग्रामीण जिलों में इन्होंने 4 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की पूर्व विद्यालय या स्कूली शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट की। ठीक है, समझ में आ रहा है कि 26 ग्रामीण जिले थे और 4 से 8 वर्ष आयु वर्ग के ये बच्चे थे। ये क्या जानना चाहते थे कि उनकी क्या है, प्री स्कूलिंग क्या है, उनका स्कूलिंग स्टेटस क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद और ये इनका ध्यान क्या था? अर्ली ईयर्स एंड लेड एम्फेसिस ऑन डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग फैकल्टीज एंड बिल्डिंग अ मेमोरी ऑफ चिल्ड्रन एंड नॉट अ कंटेंट नॉलेज। इसका मतलब क्या होता है कि ये प्री स्कूलिंग और स्कूलिंग स्टेटस जानना चाहते थे। कब की बात हो रही है? ये 2019 की जो रिपोर्ट आई है उसका मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्या वो पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए मैं आपको जो प्रीवियस जो कुछ रिपोर्ट आई हैं तो वो उसका पूरा मैं एक समरी के रूप में आपको बता रही हूँ, जिससे आपको एटलीस्ट नॉलेज हो कि ये किस तरह से क्या किया गया था। ठीक है, तो 2019 में अभी जैसे कि मैंने बताया 26 ग्रामीण जिलों के 4 से 8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को इन्होंने कंसिडर किया। ये क्या चाहते थे कि शुरुआती वर्षों पर ध्यान केंद्रित किया गया कि समस्या समाधान संकायों के विकास और बच्चों की स्मृति के निर्माण पर जोर दिया जाए, न कि सामग्री ज्ञान पर। ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बच्चे कितना मेमोराइज कर पा रहे हैं चीज़ों को, बच्चे कितना मेमोराइज कर पा रहे हैं। जब बच्चों को याद हो रही है चीज़ें, जब बच्चों को चीज़ें याद हो रही हैं तो हम किसका विकास कर रहे हैं? एक प्रॉब्लम सॉल्विंग फैकल्टीज़ का, यानी कि अब उनके सामने कोई भी समस्या उत्पन्न होती है वो उसको सॉल्व कर पाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक बेसिक सा कि इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। मैथ्स में हमने बता दिया, पैटर्न बता दिया कि इस तरह से सॉल्व किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन आ जाए। उस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन जब आ जाएगा तो उस बच्चे ने यदि सीखा है तो क्या वो उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। समझ रहे? वो बिल्कुल सॉल्व कर पाएगा। और यदि वो केवल और केवल जो बताया गया उसी को बस रट लिया है, केवल क्या किया है? कंटेंट नॉलेज है बस उसको, और ये डेवलप नहीं हुआ है कि किस तरह से मेमोराइज किया जाए चीज़ों को, किस तरह से हमको चीज़ें याद होनी चाहिए और बिल्कुल हम बाकी यदि कुछ भी उससे रिलेटेड आए तो हम उसको सॉल्व कर पाए। इनका फोकस ये था कि बच्चों को हमको बच्चों को ऐसा बनाना है कि वो केवल उनके पास सामग्री ज्ञान बस ना रहे बल्कि उनमें स्मृति का निर्माण हो सके। किस लिए हो सके? जिससे वो किसी भी समस्या का समाधान कर सके। ठीक है, आगे आते हैं। ये आगे क्या बताया जा रहा है? 2020 में 18 देख लिया हमने, 19 देख लिया, अब हम आ जाते हैं 20 में। तो 20 में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है यदि आपके एग्ज़ाम में आया, क्योंकि जानबूझ करके गलत क्वेश्चन भी सेट किया जाता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो आपको ये याद रखना है कि 2020 में जो सर्वे किया गया था प्रथम फाउंडेशन के द्वारा, वो फर्स्ट एवर फ़ोन बेस्ड असर सर्वे था, पहला फ़ोन आधारित असर सर्वेक्षण था। ये आपको याद रखना है कि 2020 में जो सर्वे किया गया है वो फ़ोन आधारित सर्वे था। ठीक है, फिर उसमें क्या था? इट वॉज कंडक्टेड इन सितंबर 2020, द 6th month ऑफ नेशनल स्कूल क्लोजर। जैसा कि हम सभी को पता है कि उस समय कोरोना 2020 में और पूरा लॉकडाउन लग चुका था, उसके 6 महीने के बाद में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में 2021 में आ जाते हैं हम, जो अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है, नवंबर में रिलीज़ हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? 16th एडिशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कि क्या पता करने के लिए है कि कोरोना का, कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या असर पड़ा है किस पर? पढ़ाई पर। ठीक है, इसने क्या किया है कि कोविड-19 के प्रभाव का विश्लेषण किया है। किस रिपोर्ट में? तो ये जो 16th रिपोर्ट इसने पब्लिश की है अपने 16वें संस्करण में। ठीक है, आगे आते हैं हम। ये चीज़ आपको क्या क्या याद रखनी है कि 2021 कौन सा संस्करण है? 16th है।
पहला फ़ोन बेस्ड सर्वे कौन सा था असर का, तो 2020 का था। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। फिर हम देखते हैं 2021 का अब ये पूरा डेटा आएगा। अब तक हमने जान लिया कि 18 में क्या किए थे ये, 19 में क्या किए थे, और अभी क्या है, ये हाल की स्थिति क्या है। हाल की स्थिति में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कौन से आयु वर्ग के बच्चों को लिया है असर 2021 में, यहाँ पे बताती हूँ, थोड़ा जगह है यहाँ पे, है ना। 2021 में इन्होंने क्या किया है, किस आयु वर्ग के बच्चों को लिया है, तो 5 से लेकर के 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को कंसिडर किया था। कहाँ किया था, तो 25 राज्यों में, 25 स्टेट्स में, ठीक है, साथ में 3 यूटीज़ में। लगभग हम बोल सकते हैं पूरे देश में ही तो था, लगभग पूरे देश में ही है। 25 राज्यों में और 3 केंद्र प्रशासित प्रदेशों में इन्होंने जो है सर्वे को कंडक्ट किया। किस आयु वर्ग के बच्चों को लिया है, तो 5 से लेकर के 16 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को इन्होंने कंसिडर किया था, ठीक है। साथ में इन्होंने इस जो ये 16वां संस्करण था, ये क्या करते थे, रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण अंचलों में बच्चों का तो सर्वे करते ही थे कि उनको आता है या नहीं, लेकिन इसमें जो 2021 का 16वां संस्करण इनका रहा है, ये क्या किए हैं, जो सरकारी स्कूलों में जो टीचर्स पढ़ाते हैं, टीचर्स जो हैं, स्कूल हेड्स जो हैं, ये उनका भी सर्वे किए हैं। कितने सरकारी स्कूलों में, तो 7299 गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों में ये क्या किए हैं, टीचर्स और जो स्कूल हेड्स होते हैं उनका भी सर्वे किए हैं। ये कौन से टीचर्स हैं, जो प्राइमरी ग्रेड के टीचर्स हैं, ठीक है, जो प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाते हैं, प्राइमरी ग्रेड्स को जो पढ़ाते हैं, जो प्राथमिक कक्षाओं में जो क्लासेस लेते हैं ये टीचर्स, ये उनका सर्वे है। कितने गवर्नमेंट स्कूल हैं, 7299, ठीक है। आगे आ जाएं, आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट ने बताया है, इस रिपोर्ट में इस फाउंडेशन ने बताया है कि क्या हुआ है कि हमारे देश में बच्चों का डिपेंडेंस बढ़ा है। किस में बढ़ा है, तो प्राइवेट ट्यूशन्स में बढ़ा है। क्या हुआ है, ये निजी ट्यूशनों पर निर्भरता में वृद्धि आई है। इस रिपोर्ट ने ये बताया है कि निजी ट्यूशन, जो प्राइवेट ट्यूशन्स बच्चे जाते हैं, उसमें बढ़ोतरी हुई है। साथ में क्या हुआ है, जो स्मार्टफोन के लिए तैयार पहुंच की अनुपस्थिति को दर्शाता है, अनुपस्थिति को दर्शाता है क्या, एंड एन एब्सेंस ऑफ रेडी एक्सेस टू स्मार्टफोन्स। प्राइवेट ट्यूशन्स में आप जा रहे हो, इसका मतलब कि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, आपने अटेंड नहीं किया है आपके स्कूल में जो क्लासेस करवाई गई हैं। इसने ये कंक्लूड किया है, यानी कि स्मार्टफोन नहीं है बच्चों के पास में, ठीक है। आगे ये क्या बताते हैं, तो इसलिए स्पेसिफिक अटेंशन इज नीडेड टू हेल्प मेक अप फॉर लर्निंग लॉस स्पेशली इन द लोवेस्ट क्लासेस। इसलिए ये क्या बता रहे हैं, इसलिए ज़रूरी क्या है, विशेष रूप से जो निम्नतम कक्षा में जो छोटे बच्चे हैं, हम कुल मिलाकर के क्या बोल सकते हैं, जो छोटे बच्चों हैं उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों, क्योंकि जो इनके सीखने में नुकसान हुआ है। अब बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, छोटे बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, तो क्या वो कुछ सीखे हैं, क्या नहीं सीखे हैं, तो किस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, उस पर ही ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये बेसिक सा नॉलेज है जो कि हम सभी जानते हैं, ये लेकिन अपने सर्वे में बताए हैं, इसीलिए हमको पढ़ना है, ठीक है। फिर इनकी कोई की फाउंडिंग, वेरियस की फाउंडिंग्स है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि की पॉइंट्स क्या हैं, प्रमुख बिंदु क्या हैं इस सर्वे के। तो इन्होंने क्या बताया है, पहला फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंक्रीजिंग एनरोलमेंट इन गवर्नमेंट स्कूल्स। सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ रहा है, सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ रहा है। अब हम ऐसे क्या समझ सकते हैं क्या कि आत्मानंद स्कूल खोले जा रहे हैं, हम अपनी समझ के लिए क्या समझ सकते हैं, तो हमारे राज्य में हम खुद देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों की स्थापना हो रही, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। सिमिलर पैटर्न में और भी राज्यों में इसी तरह से हो रहा होगा कुछ कार्य, समझ रहे हैं। तो इसलिए इस सर्वे ने क्या बताया है कि बच्चों का जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोलमेंट अधिक हो रहा है, ठीक। फिर उसके अंतर्गत ये क्या बताते हैं, देयर वॉज एन अनप्रेसिडेंटेड जंप इन गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स एंड अ 10-year लो इन प्राइवेट स्कूल एनरोलमेंट। इस क्रम में क्या हुआ है, बच्चे सरकारी स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ रहा है और 10 साल का जो है, पिछले 10 साल से सबसे कम नामांकन देखा गया है निजी स्कूलों में।
अब हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने, यानी कि उनकी जॉब चली गई, उनके पास इतने पैसे नहीं, माता पिता के पास इतने पैसे नहीं, बहुत बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया। तो क्या इतने पैसे हैं क्या बच्चों के पास में, बच्चों के पेरेंट्स के पास में, कि वो प्राइवेट स्कूल में जा सकें? तो एक कारण ये भी है कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम सभी देख रहे हैं, जो कि प्रेजेंट की जो स्थिति है, जो ग्राउंड स्टेटस है, वो यही है कि बहुत सारे लोगों ने अपने माता पिता को या फिर अभिभावक जिसके भी अंतर्गत में रह रहे थे उनको खो दिया, जो कमाऊ व्यक्ति थे उनको खो दिया कोरोना की वजह से, बहुत लोगों की जॉब चली गई कोरोना की वजह से। तो क्या हुआ है, इसमें गवर्नमेंट स्कूलों में नामांकन में बढ़ोतरी हुई है। साथ में क्या हुआ है, पिछले 10 सालों में प्राइवेट स्कूल में जो नामांकन होते थे बहुत ही निचले स्तर पर आ गया है। इस क्रम में क्या बताया जा रहा है, अ क्लियर शिफ्ट फ्रॉम प्राइवेट टू गवर्नमेंट स्कूल फ्रॉम, एक डेटा है ये कि 2018, 20 और 21 का, और वो डेटा क्या बता रहा है कि निजी से सरकारी स्कूलों में एक स्पष्ट बदलाव हुआ है। सरकारी स्कूलों में मतलब कि एनरोलमेंट का रेशियो बता रहा है, ठीक है। ये गवर्नमेंट स्कूल में जो नामांकन हुए उसका एक रेशियो है, वो क्या है कि 64.3% 18 में था, फिर ये बढ़ करके 65.8% हुआ है, और 2021 में यही डेटा 70.3% हो गया है। ये क्या चीज़ का डेटा है, जो गवर्नमेंट स्कूल में जो नामांकन हुए हैं, सरकारी स्कूलों में बच्चों के जो नामांकन हुए हैं, ये उनका परसेंटेज है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो घटा है, क्या घटा है, प्राइवेट स्कूल में नामांकन, तो उसका डेटा ये क्या है कि 2020 में ये कितना था, 28.8% था, जो कि घट करके 2021 में 24.4% हो गया है, ठीक है। ये डेटा, ये है डेटा, इसको बोलते हैं डेटा, कि डायरेक्टली यदि एग्जाम में आ गया तो अपने को एक नॉलेज होना चाहिए। क्या नॉलेज होना चाहिए, एक आपको क्या आइडिया, बस ज़रूरी नहीं कि इसको ही केवल रटते रहो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये डायरेक्टली आ जाएगा। आपको एक ब्रीफ आइडिया ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल में नामांकन बढ़े हैं और जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे नामांकन घटे हैं, ठीक है। बस इतना आपको जानकारी करना है। फिर उसके बाद आगे आ जाते ट्यूशन डिपेंडेंट। शुरू में ये बताएं कि ट्यूशन पर बच्चे बहुत निर्भर हो गए, तो उसके लिए ये वो अगेन ये बताते हैं, ग्रोइंग डिपेंडेंसी ऑन प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस। बच्चे प्राइवेट ट्यूशन्स में बहुत जा रहे हैं। स्टूडेंट्स स्पेशली दोज फ्रॉम पुअर फैमिलीज आर डिपेंडेंट मोर देन एवर ऑन प्राइवेट ट्यूशन। जो बच्चे जो है गरीब परिवारों से आते हैं वो अधिक जा रहे हैं ट्यूशन, ऐसा बताया जा रहा है इनकी फाउंडिंग में। इन्होंने ये पता किया कि जो गरीब परिवारों से आते हैं जो बच्चे, वो निजी ट्यूशन में ज़्यादा जा रहे हैं, अधिक जा रहे हैं। इसका क्या मतलब आप समझ रहे हैं, ये क्यों जा रहे हैं? जो गरीब परिवार है उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है। जिनके पास स्मार्टफोन है वो वेदांतु में पढ़ रहे हैं, वो बायजूस की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? जो ग्राउंड रियलिटी को ये आप रिलेट करिए ना, केवल एक किताब इसमें जो लिखा है या वो ये क्यों लिखा गया है उसके रीज़न के पीछे भी जाइए कि बच्चों को वो एक्सेस मिल रहा है, उनके पास स्मार्टफोन है, उनके पेरेंट्स के पास है, जो मतलब कि एक ठीक परिवार से आ रहे हैं। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके पास नेट के लिए जो है पैसे देने के लिए पैसे भी नहीं है कि उसमें रिचार्ज करवा सके। तो अब वो क्या करेंगे, चलो ठीक है 200-300 जो भी आसपास में प्राइवेट ट्यूशन मिले उन्होंने अपने बच्चों को भेज दिया, ठीक है। ये है, आगे आ जाते हैं हम और क्या बताते हैं, ये बताते हैं हमारे देश में एक डिजिटल डिवाइड है। डिजिटल डिवाइड जैसा कि मैंने बताया कि अमीरों के पास में स्मार्टफोन है, यहाँ पे जानते हैं ये अमीरों और गरीबों की बात नहीं हो जाती है, बात होती है एक्सेस की, किसके पास है किसके पास नहीं है, ठीक है। एक्सेस की भी बात हो जाती है कि बहुत सारे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल फ़ोन पे अधिकार अमीरों का है और गरीबों पर फ़ोन का अधिकार नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन ये सर्वे ने वो एक कारण को बताया, दर्शाते हुए बताया है कि ये हमने पाया है बच्चों में। फिर डिजिटल डिवाइड, देयर एग्जिस्ट अ स्टार्क डिजिटल डिवाइड विच कैरीज द रिस्क ऑफ सीवियरली अफेक्टिंग द लर्निंग एबिलिटीज़ ऑफ प्राइमरी ग्रेड स्टूडेंट्स। इन्होंने बोला हमने ये पाया कि हमारे देश में जो है बहुत गंभीर रूप से डिजिटल डिवाइड है। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या आप समझते हैं कि स्मार्टफोन होना और स्मार्टफोन नहीं होना, इंटरनेट का एक्सेस होना और इंटरनेट का एक्सेस नहीं होना, ये होता है डिजिटल डिवाइड,
ठीक है। तो वो होना और ना होने के बीच का ये बताते, ये बहुत बड़ी एक खाई की तरह है जिसकी वजह से जो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनके सीखने की क्षमता पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ा है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे तो एक तो स्कूल नहीं जा रहे, जो छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इनका फोकस किस पे रहता है? छोटे बच्चों पे ही रहता है, ठीक है। तो ये बता रहे कि वो तो स्कूल नहीं जा पाए। एक तो माता पिता क्या है कि जब से ये कोरोना आया तो कोरोना का भी अभी चल ही रहा है, और जिस प्रकार से हमने ये देखा कि स्कूल खोली भी गई तो किसके लिए खोली गई थी? बड़े बच्चों के लिए खोली गई। बड़े बच्चे मतलब ठीक है 6, कहीं कहीं पे 6, फिर उसके बाद फिर 8, फिर 9 to 12, फिर 11 to 12, इस तरह से स्कूल खुली। लेकिन बच्चों के लिए तो नहीं खुला ना कुछ भी। तो वो बच्चे क्या सीख पाए? क्या वो बच्चे नहीं सीख पाए? वो बच्चे नहीं सीख पाए। तो इसीलिए किस पर असर पड़ा है? जो प्राथमिक ग्रेड के बच्चे हैं, ठीक। फिर उसके बाद ये क्या बताते? ऑलमोस्ट अ थर्ड ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन क्लास 1 and 2 डिड नॉट हैव स्मार्टफोन अवेलेबल एट होम। ये बताते हैं जो कक्षा पहली और दूसरी में लगभग 1/3 बच्चों के पास घर पर स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है। 1/3 बच्चों के पास में स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है। कौन सी क्लास में? अगेन ये बता रहे हैं जो कक्षा पहली और दूसरी है। डिजिटल डिवाइड बता रहे हैं ना, तो ये वही बताएंगे कि बच्चों के पास तो इवन स्मार्टफोन ही नहीं है। फिर आगे ये क्या बताते? प्रॉब्लम विथ न्यू एंट्रेंस। अब ये प्रॉब्लम विथ न्यू एंट्रेंस जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं ना, उनके लिए क्या है कि वो तो एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाए। क्या चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं कर पाए? ना ही वो प्री प्राइमरी क्लासेस में जा सके और ना ही वो आंगनबाड़ी में जा सके। क्यों नहीं जा सके? कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से उनको तो टीका भी नहीं लगा हुआ है। क्या उनके लिए डोज आए? क्या नहीं आए। तो डर किसको है सबसे ज़्यादा? पेरेंट्स को, कि हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। वैसे तो स्कूल भी ओपन नहीं हुई, लेकिन एक डर तो बना हुआ है ना कि कैसे हम अपने बच्चों को भेज दें। ठीक है, हम अपने घर में ही पढ़ा लेंगे, या फिर मेरा बच्चा अभी नहीं पढ़ेगा, बाद में ही पढ़ लेगा, क्योंकि जान से प्यारी कोई चीज़ नहीं होती। एक ये कॉन्सेप्ट डेवलप है ना माता पिता के दिमाग में, तो ये वही है। तो ये सर्वे किए हैं, तो ये वही चीज़ को तो कंक्लूड किए हैं। क्या किए हैं? फ्रॉम हैविंग नो एक्सपीरियंस ऑफ प्री प्राइमरी क्लासेस और आंगनवाड़ी टू द लैक ऑफ एक्सेस टू डिजिटल डिवाइसेस, द पेंडेमिक हैज लेफ्ट द यंगेस्ट एंट्रेंस इन इंडियाज फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम पर्टिकुलरली वल्नरेबल। इसका क्या मतलब होता है? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एक तो ये स्कूल नहीं जा पाए, और दूसरी बात ये हो गई कि इनके पास डिजिटल उपकरण भी नहीं है। जैसा कि हमने अभी देखा, क्या देखा कि माता पिता उतना नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं कि अपने बच्चों को वो स्मार्टफोन दे पाएँ, जिसकी वजह से उनके पास डिजिटल उपकरण भी नहीं है। एक तो वो स्कूल भी नहीं जा पाए, तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ा है कि उनको तो कोई औपचारिक शिक्षा मिली ही नहीं। फॉर्मल एजुकेशन क्या मिली? क्या नहीं मिली। तो किस पर असर पड़ेगा? उन्हीं पर असर पड़ेगा, जो कमज़ोर वर्ग के लोग। कमज़ोर वर्ग मतलब कि उन लोगों पर क्या हो गया है कि सबसे ज़्यादा असर पड़ा है ये पेंडेमिक का। कौन से बच्चे? जो छोटे बच्चे हैं। फिर क्या बता रहे? 1 in 3 children in class 1-2 have never attended in person classes। ये जो है यहाँ पे ये जो डेटा लिखा हुआ है ना, ये वाला ऑलमोस्ट अ थर्ड ऑफ ऑल चिल्ड्रेन, ऑलमोस्ट अ थर्ड ऑफ ऑल चिल्ड्रेन मतलब कि ऑलमोस्ट अ थर्ड ऑफ ऑल चिल्ड्रेन मतलब 1 in 3 होगा। 1 in 3 की ऐसा होता है कि क्या यहाँ पे वही डेटा को यहाँ पे क्लियर किए हैं ये, ठीक है। ये क्या बता रहे? 1 in 3 चिल्ड्रन इन क्लास 1 and 2 हैव नेवर अटेंडेड एंड इन पर्सन क्लासेस। जैसा कि अभी हमने देखा कि फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा तो उनको मिली ही नहीं। इसका क्या मतलब होता है कि उन्होंने जो कक्षा पहली और दूसरी में 3 में से 1 बच्चे ने कभी भी व्यक्तिगत कक्षा में भाग नहीं लिया। अब स्कूल ही नहीं गए हैं, तो बच्चे कहाँ से भाग लेंगे? समझ रहे? उनको तो पता ही नहीं है ना ही वो आंगनबाड़ी जा सके, ना वो प्राइमरी स्कूल में गए, कभी कुछ नहीं गए हैं। तो अब डायरेक्टली अब स्कूल खुल रहा है, अब बच्चों को डायरेक्टली 1 में भेज रहे हैं, तो बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। फिर क्या है? स्टूडेंट्स हु एंटर्ड द स्कूल सिस्टम आफ्टर द पेंडेमिक विल रिक्वायर टाइम टू सेटल डाउन, गेट रेडी फॉर द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, अब कभी गए ही नहीं कि क्या होता है स्कूल, क्या नहीं।
अब हम प्री प्राइमरी से पढ़ रहे हैं, तब जा कर के अच्छा ठीक है, तो भी क्लास 1 में गए तो भी डर बना हुआ था, अरे कुछ आता है या नहीं आता है, स्कूल जाने का एक डर। और वो बच्चे तो मतलब प्री प्राइमरी पढ़े ही नहीं है, वो बच्चे तो प्री प्राइमरी पढ़े ही नहीं है और डायरेक्टली उनको क्लास 1 में बैठा दोगे, डायरेक्टली उनको फिर क्यों? क्योंकि उम्र भी हो चुकी है। उम्र मतलब इन व्हाट सेंस? उम्र इन व्हाट सेंस? जो स्कूलिंग उनको 3 साल में 4 साल में मिलनी थी, अब वो बच्चे हो गए 5 साल के, 5.5 साल के, 6 साल के हो गए। तो उनको डायरेक्टली अब क्या कर दिया गया है कि अब स्कूल भेजा जाएगा ना, बिल्कुल भेजा जाएगा, अब स्कूल भेजा जा रहा है उनको। तो अब उन पे क्या समय उन पर नहीं लगेगा क्या कि वो किस तरह से अपने आप को उस परिवेश में ढाल सकें? ये वही बता रहे हैं कि उनको एडजस्ट करने में अब समय लगेगा। ठीक है, उसी क्रम में ये क्या बताएं, लर्निंग गैप आ गया है, एक प्रकार से सीखने के फॉर्म में एक बहुत बड़ी खाई आ गई है। और वो खाई क्या है कि 65% टीचर्स फ्लैग्ड द प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन बीइंग अनेबल टू कैच अप एज वन ऑफ देयर बिगेस्ट चैलेंज। इसका क्या मतलब होता है कि 65.4% शिक्षक क्या बता रहे हैं कि हम जो पढ़ाते हैं ये बच्चों को समझ में नहीं आता, हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को समझ में नहीं आता। क्यों? टीचर्स अपने लेवल का पढ़ा रहे हैं। अपने लेवल मतलब क्या होता है कि वो जिस क्लास के लिए पढ़ा रहे हैं, क्लास 1 का टीचर है तो क्लास 1 का पढ़ा रहे हैं, क्लास 2 का टीचर है क्लास 2 का पढ़ा रहा है। कोशिश ज़रूर रहती है टीचर्स की कि ठीक है, बट टीचर्स के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि उनको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो ये क्या बताए हैं इस सर्वे में, क्या निकल के आया है कि 65.4% शिक्षकों ने ये जानकारी दी है कि क्या हो रहा है कि बच्चे जो है हम जो पढ़ाते हैं उनको वो समझ में नहीं आ रहे, यानी कि पकड़ने में जो उनकी समस्या हो रही है, इसको दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वो सीख नहीं पा रहे हैं, फिर क्या बताया जा रहा है, दिस इज ऑल्सो अ वार्निंग दैट देयर लर्निंग आउटकम्स आर सेट टू बी अफेक्टेड अनलेस एड्रेस्ड विद अर्जेंसी। ये एक प्रकार से क्या है, एक वार्निंग के रूप में है, ये एक चेतावनी। कैसी चेतावनी है कि यदि इसी तरह से चलता रहा तो हमने देखा है ना तारे ज़मीन पर स्कूल में पढ़ा रहे थे, बट ईशान को समझ में आ रहा था क्या? नहीं आ रहा था। तो अब हमारे बच्चे जा रहे हैं स्कूल में और टीचर्स अपने फ्लो में चल रहे हैं और वो ये नहीं देखेंगे कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसमें से क्या असर नहीं पड़ेगा शिक्षा पर? बिल्कुल पड़ेगा। तो ये बता रही, ये एक प्रकार से चेतावनी है कि अभी जब बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो आगे जा कर के उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा पढ़ाई पर। उनका इंटरेस्ट जब बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो कहाँ से वो आगे कंटिन्यू कर पाएंगे? तो ये एक प्रकार से सर्वे ने बताया है। फिर उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि ड्यूरिंग द रीसेंट नेशनल अचीवमेंट सर्वे ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, teachers and field investigators across the country reported that the primary grade kids struggled to make sense of question to test basic comprehension numerical skills. अब इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि केंद्र सरकार द्वारा आयोजित जो हाल ही में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण है, ये एक प्रकार से नेशनल अचीवमेंट सर्वे किसके द्वारा कंडक्ट किया गया है? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट किया गया है। किसके साथ मिलकर के किया गया है? तो देश भर के शिक्षकों और क्षेत्र जांचकर्ताओं ने सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें साथ दिया है। और उन्होंने क्या बताया है कि उन्होंने ये बताया है कि बच्चे इवन क्वेश्चन को ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो आंसर क्या देंगे? उन्होंने ये बताया है कि बच्चों को बुनियादी समझ और संख्यात्मक कौशल का परीक्षण करने के लिए प्रश्नों की समझ बनाने में संघर्ष करना पड़ रहा है। उनको क्वेश्चन को ही डिकोड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ये पूछा क्या जा रहा है, तो आंसर क्या देंगे? बच्चे नहीं दे पाएंगे ना, ये वही बताया गया है। ठीक है, तो ये सर्वे ने क्या बताया कि हम केवल ऐसा नहीं बोल रहे हैं, इवन जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करता है, उनका भी यही कहना है कि बच्चों को जो है ये जो सिंपल टेक्स्ट है ना, बेसिक कॉम्प्रिहेंशन और न्यूमेरिकल स्किल्स, उनको वो डिकोड नहीं कर पा रहे, इवन वो क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं। तो इसमें क्या किसी प्रकार का इन्होंने इतना कुछ बताया कि इतना ये सब हो गया है, तो कुछ पॉजिटिव ट्रेंड क्या देखने को मिला क्या हमारे देश में?
इन्होंने कंक्लूड करते हुए बताया है कि कुछ सकारात्मक रुझान भी है इस सर्वे में हमने जो कंडक्ट किया है, और वो है पॉजिटिव ट्रेंड पाया गया है कि डिक्लाइन हुआ है। किस में डिक्लाइन हुआ है? इन द प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन नॉट करेंटली एनरोल्ड इन द 15 to 16 एज ग्रुप डिक्लाइन हुआ है। दिस इज वन ऑफ द सेक्शन विच फेसेस द हाईएस्ट रिस्क ऑफ ड्रॉपिंग आउट। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि जो 15 से 16 आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं, तो पहले ये पाया जाता था कि ये सबसे ज़्यादा स्कूलों से टाटा बाय बाय हो लेते थे, ठीक है, यानी कि ये आगे अपनी शिक्षा को कंटिन्यू नहीं करते थे। लेकिन अब हमने ये पाया है कि इस आयु वर्ग के बच्चों में जो ये बाहर हो जाते हैं, ये उसमें कमी पाई गई है। क्यों? क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि ये सबसे ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाहर निकलने की उच्चतम जोखिम इसी आयु वर्ग के बच्चों में रहती थी। उसी क्रम में इन्होंने ये क्या बताया है कि 2010 में जो 15 से 16 वर्ष के बच्चे हु वेर आउट ऑफ द स्कूल वॉज 16.1% थे। यानी कि 2010 में ये डेटा क्या था? जो 15 से 16 आयु वर्ग के जो बच्चे थे, उनका अनुपात क्या था जो स्कूल से बाहर हो जाते थे? वो है 16.1%। यानी कि अब आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे हम पढ़ाई को, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं पे तो होता है ना कि अब आगे नहीं पढ़ेंगे, अरे नहीं आ रहा है, अब 10 के बाद हमको अब आगे कंटिन्यू करना है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं सभी के जीवन में, चाहे वो लड़कों के ऊपर में फैमिली का कुछ हो जाता है, फैमिली बैकग्राउंड की वजह से लड़कियों की लाइफ में भी वैसे ही होता है। तो एक सबका अपना अपना रीज़न होता है। ये उस क्रम में इस सर्वे ने ये बताया कि सबसे बड़ा ये एक उम्र का दायरा है जब बहुत बड़ा जोखिम रहता है कि बच्चे स्कूलों से बाहर हो लेते हैं, आगे कंटिन्यू नहीं करते। लेकिन हमने ये पाया कि 2010 में ये जो डिक्लाइन था वो ये जो डेटा था जब बच्चे बाहर हो लेते थे वो था 16.1%। लेकिन हमने ये जो 2018 में ये जो है 12.1% हो गया है। यानी कि वो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, डिक्लाइन हुआ है, बच्चे टाटा बाय बाय नहीं हो रहे हैं स्कूल से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बताया जा रहा है इसमें? फाइनली ये जो है 2020 में ये 9 और 2021 में यही डिक्लाइन 6.6% हो गया है, ठीक है। यानी कि बच्चे आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं, इसका ये मतलब होता है। तो ये बता दें, तो ये पॉजिटिव ट्रेंड हमने देखा है, ये है पॉजिटिव ट्रेंड जो हमने पाया है कि बच्चों का डिक्लाइन हो रहा है। किस में? कि वो स्कूल को नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्या है, एक पेपर कटिंग है जो कि सर्वे जब पब्लिश हुआ था तो ये जो की फाइंडिंग्स उनकी आई थी, ठीक है। इसको आप लोग एक बार रीड कर लेंगे ये क्या है, अदरवाइज मैंने आपको जो है इंपॉर्टेंट डेटास अभी बता दिए हैं, ठीक। हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, यदि एग्ज़ाम में पूछा गया तो हमको उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं। जैसा कि हमने एनसीईआरटी को बहुत बार डिस्कस किया है, मतलब इसका नाम सुना एनसीईआरटी, ठीक है। तो एनसीईआरटी यदि डायरेक्टली एग्जाम में आता है कि कब फाउंड हुआ है, कैसे फाउंड हुआ है, उसके बारे में हमको थोड़ा ब्रीफ आइडिया ज़रूर होना चाहिए यदि हम एजुकेशन ऑफिसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो, ठीक है। तो एनसीईआरटी सबसे पहले तो हम सभी को इसका फुल फॉर्म पता ही होना चाहिए। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, आई होप आप सभी को पता भी होगा। तो होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद, ठीक है। ये एक स्वायत्त निकाय है, क्या है ये? ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, स्वायत्त संगठन है, जिसे 1961 में जिसकी स्थापना हुई है। कब हुई है? 1961 में इसकी स्थापना हुई है, जो कि विच वॉज एस्टैब्लिश इन 1961 एज अ लिटरेरी साइंटिफिक एंड चैरिटेबल सोसाइटी। किस रूप में इसकी स्थापना हुई? तो इसकी स्थापना हुई है एक साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसाइटी के रूप में। यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, इसका जो फाउंडेशन हुआ है कब एस्टैब्लिश हुआ? 1961 में हुआ। कब हुआ? 1961 में। ये एक क्या है? ये स्वायत्त संगठन है, ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। थर्ड पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, ये जब फॉर्म हुआ है वो एक सोसाइटी के रूप में फॉर्म हुआ है, एक सोसाइटी के रूप में फॉर्म हुआ है। किसके अंतर्गत फॉर्म हुआ है? तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत,
किसके अंतर्गत? सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860। ये बिल्कुल आप लोग 1860 भूलेंगे नहीं बिल्कुल, क्योंकि 1973 के रूप में आपको कंफ्यूज कर देंगे। यदि एनसीईआरटी से आया तो 1973 का आप सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट बोल देंगे, तो आपको क्या याद करना है कि 61 में आया तो बस वो 1860 वाला सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट लगा है। तो जो मैंने अभी अंडरलाइन किया ना, क्या क्या, ये 1961 सोसाइटी के रूप में और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और एक ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। बस आपको इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है, इसके लिए समझ में आ रहा है आप लोगों को? इतनी चीज़, ये 4 पॉइंट्स याद रखना आप लोग। आगे देखिए हम लोग, आगे क्या है? इट एम्स एट रिफॉर्मिंग द स्कूल एजुकेशन। क्या चाहता था? तो इसका उद्देश्य अनुसंधान, प्रशिक्षण, नीति निर्माण और पाठ्यक्रम विकास के माध्यम से स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार करना है। क्या क्या है इसका काम? रिफॉर्मिंग द स्कूल एजुकेशन सिस्टम थ्रू रिसर्च, ट्रेनिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड कैरिकुलम डेवलपमेंट, जैसा कि हम अभी इसका काम देख रहे हैं। तो बस ये क्या है, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। बस जो हम इसका काम देख रहे हैं कि अनुसंधान क्षेत्र में प्रशिक्षण है, नीति निर्माण है, पाठ्यक्रम विकास है, तो इस तरह से इसका कार्य है। फिर क्या बताया जा रहा है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए। किसके रेस्पेक्ट में पता होना चाहिए? तो एनसीईआरटी के रेस्पेक्ट में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं हम, कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, सरकार की कुछ पहल है। किस दिशा में? तो डिजिटल शिक्षा की दिशा में, डिजिटल एजुकेशन के क्षेत्र में सरकार की कुछ पहल है। यदि आपके एग्ज़ाम में आता है कि स्वयं प्रभा, स्वयं दीक्षा, रेडियो वाहिनी, शिक्षा वाणी, ये सब क्या है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट के डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल इनिशिएटिव है, सॉरी, क्या है? सरकारी पहल है। किस क्षेत्र में? तो डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक। ये बिल्कुल याद रखना, स्वयं प्रभा, स्वयं दीक्षा, रेडियो वाहिनी और शिक्षा वाणी, ठीक है। ये क्योंकि आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, इस वजह से ये एक्स्ट्रा पॉइंट में मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, क्योंकि हमको कैसा पढ़ना है कि हमको करंट डेटा से लिंक करके पढ़ना है। अदरवाइज़ हम यदि करंट डेटा को लिंक करके नहीं पढ़ेंगे और एग्जामिनर यदि इस तरह से पूछेगा, क्योंकि ऑब्वियस है ना, आपने यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीएससी के देखे हैं, यूपीएससी के देखे, आई एम नॉट आस्किंग कि आपने एबीओ के देखे हैं या नहीं देखे हैं। क्यों? क्योंकि इसके पेपर ज़्यादा हुए नहीं, तो आप कहाँ से देखेंगे। बात क्या आती है कि यदि आप पीएससी के पेपर देख रहे हैं तो वो किस तरह से अपने पैटर्न को चेंज कर रहा है, तो हमको केवल और केवल जो ये सिलेबस है उसको भी पढ़ेंगे, साथ में जो करंट जो चल रहा है, जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, उसको भी हमको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।